आप सभी को हमारे अपने यूट्यूब चैनल पिरामिड मैथ क्लासेस पे स्वागत है। तो आज मैं लाई हूँ 2019 का जुलाई का मैथ का क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जा सके। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीटी का जो 2019 में जुलाई में जो पूछे गए हैं क्वेश्चन, वो सारा मैथ के क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, पेपर 1 का क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पर 31 से क्वेश्चन स्टार्ट है मैथ का। इसे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है एक बीकर के 3/7 भाग में पानी है। बीकर को ऊपर तक पानी से भरने के लिए 16 लीटर पानी की आवश्यकता है। बीकर की धारिता क्या है? धारिता यानी कि आयतन। यहाँ पर कह रहा है कि एक बीकर है। ठीक है, जैसे कि कोई बर्तन है। ओके, बर्तन है, इसका 3/7 भाग में पानी है। ओके, मान लेते हैं इतना भाग में पानी है। बीकर को ऊपर तक यानी कि पूरा ऊपर तक भरने के लिए उसे 16 लीटर की आवश्यकता है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक भरने के लिए उसे 16 लीटर चाहिए। ओके, तो बीकर की धारिता यानी कि टोटल जो आयतन है वो कितना है? तो ये तो मालूम है 3/7 भाग नीचे का है जो भरा हुआ है। तो बचा हुआ कितना है वो निकाल लीजिए। यानी कि 1 में टोटल में घटाएंगे 3/7 तो कितना हो जाएगा? 7 एलसीएम हो जाएगा। 7 - 3 यानी कि 4/7। 4/7 जो भाग है वो कितना लीटर है? 16 लीटर से भरा हुआ है, भरना पड़ेगा। ठीक है, खाली जो है वो 4/7 भाग खाली है। राइट, ये 4/7 भाग खाली है, लेकिन इसे 16 लीटर से भरा जा सकता है। यानी कि 4/7 का वैल्यू दिया हुआ है 16। तो टोटल का कितना हो जाएगा? यानी कि 1 रेशियो का 16 को 4/7 को इधर ले जाएंगे, यानी कि ऊपर हो जाएगा ये 4 × 16। यानी कि पूरा जो धारिता है सचक 28 लीटर का है। यानी कि पानी जो उसमें आयतन में भराएगा धारिता में वो 28 लीटर टोटल भराएगा। यानी आपका आंसर हो जाएगा, यही पूछा है, बीकर की धारिता यानी कि टोटल कितनी है। राइट, यानी कि 28 लीटर है। ओके, समझ में आ गया हो? जैसे कि क्वेश्चन में कहा कि बीकर है, उसका 3/7 भाग पानी से भरा हुआ है। ठीक है, इतना भरा हुआ था, तो खाली कितना है? तो 1 में घटा दिए टोटल में, तो 4/7 खाली है। ठीक है, 4/7 का वैल्यू दिया हुआ है 16 लीटर। तो यहाँ से टोटल का वैल्यू निकाल लिए। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं फिर। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्याएं अवरोही क्रम में निरूपित करती है? अवरोही क्रम यानी कि घटते हुए क्रम। राइट, तो अवरोही क्रम में पहले हम देखेंगे कि कौन कौन सी संख्या है। फर्स्ट है 3.05, 3.005, 3.50, फिर है 3.055, 30.5, फिर 0.355। ओके, तो 0 पॉइंट से पहले जो संख्या होती है इधर की बाएं साइड की, वो जो संख्या होती है वो बड़ी और छोटी डिपेंड करती है। ठीक है, राइट। तो यहाँ पर 3 है पहला, दूसरा में भी 3 है, तीसरे में भी 3 पॉइंट है, चौथे में भी है, पाँचवें में 30 पॉइंट है। तो 30 पॉइंट वाले बड़ा होंगे। तो यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है। ठीक है, तो डिक्रीजिंग में सबसे क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या को ली जाती है। यानी कि 30.5 जो होगा वो पहले नंबर पर आएगा। तो पहला इसे फर्स्ट कर देते हैं। ऑप्शन में देख लीजिए, इस ऑप्शन को छोड़कर बाकी सभी में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब है जो 3 पॉइंट से शुरू है सभी में। ठीक है,
इसे छोड़ देते हैं। अब पॉइंट के बाद वाली संख्या देखते हैं। पॉइंट के बाद है फर्स्ट में 0.5, सेकेंड में है 0 पॉइंट, थर्ड में आपका यहाँ पर पॉइंट के बाद 5 आया है, यानी कि ये आपका सेकेंड नंबर में आ जाएगा जो बड़ी है। ऑप्शन भी देखते जाते हैं। ये छट गया, आपको थर्ड एंड सेकेंड एंड थर्ड हो गया। फिर अगला हो जाएगा आपका 3.05, 3.005, ये तो जो छोटा हो गया, बहुत छोटा। फिर आपका है 3.055, यानी कि ये थर्ड नंबर में आना चाहिए, राइट, क्योंकि ये 3.05 है सिर्फ, ये 55 है, तो बड़ी हो गई ये, तो यानी कि थर्ड नंबर में ये होनी चाहिए। आपका ऑप्शन देख लीजिए, आपका इसमें नहीं है, ये छट गया, आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, तो ऑप्शन को छाटते भी जाइए ताकि आंसर तुरंत पता चल जाए कि कौन सी होगी। ओके, अवरोही क्रम तो सभी को मालूम होती है, अवरोही क्रम के यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर। इसमें यही था कि पॉइंट के बाद पॉइंट वाली संख्या थी, जो किस तरह से बड़ा और छोटा होता है वो पता करना होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। फिर इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है। कह रहा है एक दुकानदार ने 5.3 किग्रा यानी कि केजी बादाम, 2100 ग्राम किशमिश और 2.2 केजी काजू को मिला दिया गया तथा इस मिश्रण के बराबर बराबर 2 दर्जन पैकेट बना दिए। प्रत्येक पैकेट का भार क्या होगा। ओके, यहाँ पर कह रहा है कि एक दुकानदार ने 5 किलो 300 ग्राम बादाम लिया, 2100 ग्राम किशमिश और 2 पॉइंट यानी कि 2 किलो 200 ग्राम काजू लिया। ठीक है, और उसे मिला दिया। ठीक है, तो टोटल देख लेते हैं कितना है। पहला है 5 पॉइंट यानी कि 5 केजी 300 ग्राम। ओके, दूसरा है 2100 ग्राम। ठीक है, तो 1000 ग्राम बराबर क्या होता है, 1000 ग्राम बराबर 1 केजी होता है, तो 2100 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 केजी 100 ग्राम। अगला है 2.2 केजी यानी कि 2 केजी 200 ग्राम। सबको जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 3 2 5 1 6, 600 ग्राम इधर, और इधर हो जाएगा 5 4 9, यानी कि 9600 ग्राम। ठीक है, इसे 9600 ग्राम लिख देते हैं, आसान होगा। फिर आगे क्वेश्चन में क्या कहा था कि उसे मिला दिया गया है, इस मिश्रण को बराबर 2 दर्जन पैकेट बना दिए, यानी कि ये टोटल को मिला करके 2 दर्जन पैकेट बना दिया। ठीक है, तो उसमें कह रहा है एक पैकेट का भार जो है कितना होगा। टोटल भार तो मुझे मालूम हो गया, कितना हो गया 9600, और इसे क्या किया है 2 दर्जन पैकेट बनाया है, यानी कि 2 दर्जन, 1 दर्जन बराबर कितना होता है 12 पैकेट होते हैं 1 दर्जन बराबर, तो कितना कह रहा है 2 दर्जन, यानी कि 12 दूनी 24 हो जाएगी, राइट, 2 दर्जन का, तो 24 से डिवाइड करेंगे तो एक पैकेट का भार पता हो जाएगा। तो 24 से डिवाइड करने पर कितने बार में कटेगा, 24 चौक 96, यानी कि 400 ग्राम, 400 ग्राम का एक पैकेट होगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है। कह रहा है मैं कौन सी संख्या हूँ, मैं 2 अंकों की सम संख्या हूँ। अब ऑप्शन देखते हैं, सभी में तो सम संख्या है, इसे तो नहीं पता चलेगा। अगला है मैं 3 4 6 का शार्प गुणज हूँ, यानी कि 3 4 और 6 तीनों से डिवाइडेड हूँ, तो 3 और 4 और 6 यानी इसका डिवाइडेबल कौन सी संख्या होगी, मासा ही निकालेंगे, यानी कि 12 का होना चाहिए। तो यहाँ पर 12 से डिवाइडेड ये तो नहीं होगा, बाकी 3 ऑप्शन हो गए। अगला है मेरे कुल 9 गुणनखंड है, यानी कि 9 से डिवाइडेड अब कौन है, तो लास्ट ऑप्शन है, यानी 4 ऑप्शन है इसका, 9 चौक 36, बाकी तो नहीं होगा, ये तो नहीं है, ये भी नहीं होगा। ओके,
समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या कह रहा है। आशा घर के खर्च में से कुछ रकम बचाकर एक मोबाइल फ़ोन खरीदना चाहती है। प्रत्येक सप्ताह वह सोमवार को 50 रुपया, बुधवार को 100 रुपया और शुक्रवार को 80 रुपया बचाती है और रविवार को इसमें से 60 रुपया खर्च कर देती है। उसे 5,950 रुपये का मोबाइल खरीदने के लिए कितने सप्ताह बचत करनी होगी। ओके, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आशा जो है घर में खर्च करने के लिए, खर्च में से उसने एक मोबाइल लेने के लिए सोचा जिसका रेट है 5,950 रुपये और वो सप्ताह में सोमवार को 50 रुपया, बुधवार को 100 रुपया और 80 रुपया शुक्रवार को बचाती है। ठीक है, और उसमें से 60 रुपया खर्च कर देती है रविवार को। ओके, तो सप्ताह में इसने बचाया कितना वो देखना है। तो टोटल को जोड़ दीजिए, 50 प्लस 100, बुधवार को 100 रुपया और शुक्रवार को 80 रुपये। टोटल कितना हो गया, 8 5 13 यानी कि 230 रुपये। 230 रुपया बचाया, लेकिन उसने रविवार को 60 रुपया खर्च कर दिया। 60 रुपया माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 170 रुपये। राइट, अब 170 रुपया जो है एक वीक में, 1 वीक में वो बचा रही है। ठीक है, तो हमें कितने सप्ताह लगेंगे टोटल 5,950 रुपया जमा करने में। एक सप्ताह में 170 रुपया बचा रहा है, तो इसे डिवाइड कर दीजिए, कितने सप्ताह लगेंगे। जो 5,950 रुपया को जमा करने के लिए 170 रुपये सप्ताह है, तो कितने बार में ये डिवाइड हो जाएगा। 70 या 51 बच गया, 8 5 17 5 85 यानी कि 35 सप्ताह इसे लग जाएंगे टोटल रुपये बचाने में, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 35 वीक। ओके, तो क्वेश्चन इजी था, कुछ नहीं था। ये सप्ताह में कितना बचा रहा था वो देखना था। इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है। एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए तो नया परिमाप कितने गुना हो जाएगी। तो परिमाप भी दोगुना होता है। जब भी अगर क्षेत्रफल हो तो वो दोगुना नहीं हो सकता, लेकिन परिमाप और संख्या, लंबाई हो या चौड़ाई, सेम ही रहते हैं। ठीक है, दोगुना कीजिएगा तो दोगुना हो जाएगा, 3 गुना कीजिएगा तो 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, इसे तो नॉर्मली बात करते हैं, लेकिन इसे अगर प्रैक्टिकल देखें तो यहाँ पर जैसे कि बोला कि एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप कितना हो जाएगा, 4 गुने भुजा यानी कि 40 सेंटीमीटर। लेकिन हमें क्या कहा कि भुजा को दोगुना कर दिया गया, यानी कि 10 से दोगुना कर दिए 20। अब परिमाप कितना हो जाएगा, 4 से गुना करेंगे, 4 गुने भुजा यानी कि 80 सेंटीमीटर। तो क्या हुआ, 40 से 80 हो गया, यानी कि कितना बढ़ा, दोगुना ही बढ़ा, 2 गुना हुआ, यानी कि आंसर हो जाएगा 2 गुना। ओके, 2 जोड़ना हो या जोड़ने का नहीं होता है, लेकिन गुना करने का ऑफ कोर्स वही होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट को चलिए, इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया हुआ है। 72 मल्टीपल 28 इक्वल टू 36 मल्टीपल 4 मल्टीपल, खाली स्थान है, मान लेते हैं यहाँ पर x है। रिक्त स्थान की संख्या क्या है, यानी कि x का जो है वैल्यू क्या है। ओके, इसे यहाँ पर डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, जैसे कि इधर जो मल्टीपल है इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा। राइट, तो यहाँ पर डिवाइड डायरेक्ट कर सकते हैं, 4 से ये कट जाएगा, 4 7 चौक 28, ये हो जाएगा 9 से कट जाएगा, 9 चौक 36 से ये 9 8 72 और ये 2 बार में कट जाएगा, यानी कि x का वैल्यू आ गया 40। ठीक है, ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट कह रहा है 7 का गुणज है, राइट, सही है। एक अभाज्य संख्या है, एक गलत बात है। अगला कह रहा है c से कम है, 10 से कम है, 10 से कम तो ये तो 14 है, तो ये तो गलत हो जाएगा।
अगला कह रहा है एक सम संख्या है, सही है। अगला है 56 का गुणनखंड है। 56 का गुणनखंड 14 चौक 56 बिल्कुल है, यानी कि आपका ये भी सही होगा। यानी कि आपका ए, डी और ई सही होनी चाहिए। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ए और डी और ई था, ठीक है। कौन कौन से ऑप्शन थे? ये सही था, डी और ई। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। आपका ए, डी, ई ऑप्शन नंबर 4 में ये रहा आंसर। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं फिर। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। कक्षा 3 में चतुर्थांश 1/4 की संकल्पना समझाने के लिए अध्यापक को कौन सी उचित अनुक्रम का अनुसरण करने की आवश्यकता है। क्वेश्चन में कह रहा है कि क्लास 3 के जो स्टूडेंट हैं उसको 1/4 में बांटने के लिए किस तरह से समझाएं ताकि वो बच्चे समझ जाएं। ओके, फर्स्ट कह रहा है कि चतुर्थांश के प्रतीक को सैमपट पर लिखना। ओके, सेकेंड कह रहा है कि ठोस पदार्थ को लेकर उसे चतुर्थांश में बांटना। ओके, फिर आगे कह रहा है चतुर्थांश को प्रदर्शित करने वाले चित्र दिखाना। ओके, तो यहाँ पर पहले कौन सी संख्या कौन सी आएगी? चतुर्थांश को समझाने के लिए पहले टीचर को क्या करना चाहिए? एक ठोस पदार्थ लेना चाहिए, उसे 4 टुकड़ों में बांटेगा, यानी कि फर्स्ट होना चाहिए आपका बी। ठोस पदार्थ को लेकर उसे चतुर्थांश में बांटना। आगे क्या करेगा? आगे उसके बाद चित्र के द्वारा दर्शाएगा, ठीक है, कि 1 चतुर्थांश किस तरह से बांटते हैं। यानी कि सेकेंड में आपका सी हो जाएगा और उसके बाद श्यामपट्ट पे लिखेगा टीचर की 1/4 चतुर्थांश क्या होता है, ठीक है, यानी कि कितना होता है। तो यानी कि आपका फर्स्ट में ये हो जाएगा, सेकेंड सी और थर्ड ए, यानी कि बी, सी, ए। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। बी, सी, ए किस में? थर्ड ऑप्शन में। ये रहा आंसर। इसमें क्या दिया हुआ है? कक्षा 3 के छात्र 16 × 25 का गुणज इस प्रकार करता है, ठीक है। 8 × 2 × 5 × 5, उसे फिर टुकड़ों में इस तरह से 8 को 5 से मल्टीपल किया, फिर 2 को 5 से, फिर मल्टीपल करके इसको इससे किया, इसको इससे, फिर 40 × 10 यानी कि 400 लाया। ओके, तो इस गुणज को क्या कहते हैं? क्वेश्चन में कह रहा है इस प्रश्न को हल करने के लिए छात्र ने गुणन के किस नियम का प्रयोग किया है। ओके, तो यहाँ पर बच्चे जो हैं एसोसिएटिव लॉ को उपयोग किया, यानी कि साहचर्य सिद्धांत को। ओके, वो क्या होता है? जैसे कि कोई मल्टीपल है या योग है a + b + c, ठीक है, तो इसे बच्चे जो हैं a + b + c इस तरह से पहले b c को जोड़ा, फिर उसके बाद a को जोड़ा, या फिर a + b पहले जोड़ा, उसके बाद c को जोड़ा। इसे सहचार्य विधि कहते हैं, लॉ कहते हैं। यानी कि या फिर a × b × c × d है, तो पहले a को c से मल्टीपल किया, b को फिर d से मल्टीपल किया, ठीक है। इस गुणज को सहचार्य सिद्धांत कहते हैं, यानी एसोसिएटिव लॉ कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया हुआ है। समावेशी विद्यालय में आप अपने कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे? यानी कि जो स्टूडेंट देखने में असक्षम है उस स्टूडेंट को किस तरह से आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, टीचर को करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है कि उन्हें उच्च उपलब्धि वाले छात्रों के साथ बैठाकर, ऐसा तो नहीं है कि उससे प्रॉब्लम उसका सॉल्व हो जाएगा। सेकेंड कह रहा है कि शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणाली और साधनों का प्रयोग कर, यानी कि यूज अल्टीमेट टीचिंग लर्निंग मेथड एंड रिसोर्सेस, यानी कि
प्रणालियों और साधनों का प्रयोग करके वैकल्पिक अलग अलग तरीके से उसे समझा पढ़ा सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है। सेकंड है उन्हें विशेष शिक्षक के पास भेजकर। ऐसा तो नहीं है कि अलग टीचर के पास भेजकर उसे समझाया जा सकता है, ये गलत है, क्योंकि ये क्वेश्चन आवश्यकताओं को कैसे पूरा करें वो पूछ रहा है। ठीक है। सेकंड, फोर्थ है उन्हें अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय देकर। ऐसा तो नहीं है ज़्यादा समय देने से उसके आवश्यकताओं को पूरा हो जाए। आपको ये 100% जो है आपका सेकेंड नंबर सही है, क्योंकि शिक्षण अधिगम के वैकल्पिक यानी कि अलग अलग तरीके से उसे समझाया जा सकता है संसाधन का उपयोग करके। ठीक, यानी कि आपका सेकेंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय प्रक्रम नहीं है? पक्षांतरण, मानस दर्शन, कंठस्थ करना, आकलन करना। ओके, तो गणित में कौन सा ऐसे चारों ऑप्शन में है जो नहीं होता है, नहीं करना चाहिए? गणित में कंठस्थ नहीं कर सकते, यही पूछा है, प्रक्रम नहीं है। गणित को कंठस्थ नहीं किया जा सकता है, उसे समझा जा सकता है प्रक्रिया को, लेकिन कंठस्थ नहीं किया जा सकता, यानी कि आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है? वर्गीकरण, वर्ग समावेशन, संरक्षण, मापन। वर्गीकरण होता है, सब वर्ग समावेशन भी होता है, संरक्षण भी होता है, मापन नहीं होता है, यानी कि आपका फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलिए इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है, संख्यांक और संख्या के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर कह रहा है संख्यांक और संख्या में के विषय में निम्नलिखित में कौन सा सही है? फर्स्ट कह रहा है संख्यांक एक प्रतीक है जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ओके, संख्यांक का एक प्रतीक है, जैसे कि संख्यांक कोई संख्या को, जैसे कि 1 है तो 1 लिखे। 1 और भी तरीके से लिख सकते हैं, 1 ON1, या 1 इस तरह से रोमन में, राइट। तो यहाँ पर कह रहा है संख्यांक एक प्रतीक है, ठीक है, प्रतीक है जिसे संख्या प्रदर्शित करने में उपयोग किया जाता है, सही है, राइट। इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी, और संख्या को प्रदर्शित करने के लिए संख्यांक किसी भी रूप में हो सकता है। फर्स्ट यानी सही है। सेकंड कह रहा है एक संख्या को विभिन्न संख्याओं को द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, ये भी सही है, कि जैसे कि कोई संख्या है 10 है, ठीक है, 10 इस तरह से लिख सकते हैं, TEN 10 लिख सकते हैं, 10 इस तरह से लिख सकते हैं, राइट। यानी कि संख्या को विभिन्न संख्यांकों से प्रदर्शित किया जा सकता है, यानी कि आपका A और B दोनों सही है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, A और B दोनों करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या कह रहा है, योग का पर निम्नलिखित शाब्दिक समस्याओं को पढ़िए, ठीक है। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक टोकरी में 15 संतरे हैं और दूसरी टोकरी में 17 संतरे हैं, सब मिलाकर कितने संतरे हुए? एक टोकरी है जिसमें 15 संतरे हैं और एक में 17 है, तो टोटल कितना पूछ रहा है मिलाकर होंगे, दोनों को जोड़ देंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि एक 9,950 रुपया वाले मोबाइल फ़ोन की कीमत बजट के बाद 375 रुपया की वृद्धि हो गई, नई कीमत क्या है? एक है रेट दिया हुआ, ठीक है, 9,950 रुपये मोबाइल का, और बजट के बाद जो रेट बढ़ा 375 रुपया, दोनों अलग अलग चीज़ है। ओके, अब ऑप्शन में क्या कह रहा है,
यहाँ पर कह रहा है कि ए योग की संवर्धन संरचना प्रदर्शित करता है, ओके। और दूसरी कह रहा है और बी योग के समुच्चय संरचना को प्रदर्शित करता है। दूसरा है ए योग के समुच्चय संरचना को प्रदर्शित करता है और बी योग संवर्धन के संरचना को प्रदर्शित करता है। और थर्ड में है दोनों ही योग समुच्चय संरचना को प्रदर्शित करता है। ऐसा तो नहीं है, ये गलत हो जाएगा। दोनों ही योग संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करता है, ये भी गलत है। योग की समुच्चय संरचना को प्रदर्शित करता है, यानी कि समुच्चय यानी कि दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है, दोनों संतरे हैं, दोनों को जोड़ना है। यहाँ पर अगले में जो बी है, बी योग संवर्धन का प्रदर्शित करता है, यानी कि दोनों एक रेट है, एक बढ़ा हुआ रेट है, ठीक है, ये रियल रेट है, एक बढ़ा हुआ है, यानी कि ये अलग है, यानी कि संवर्धन संरचना को प्रदर्शित कर रहा है, यानी आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। एक अध्यापक कक्षा 4th के छात्रों को निम्नलिखित कार्य देता है। 25 टाइल की सभी संभव आयताकार व्यूओं में व्यवस्थित करें। 25 टाइल्स हैं, ठीक है, टाइल्स वर्गाकार होता है, आयताकार भी होता है, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है, इस कार्य में से निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय अवधारणा को संबोधित करता है। टाइल्स होते हैं, ठीक है, टाइल्स को यहाँ पर बिछाया गया है आयताकार व्यू में, ठीक है, इस तरह से एक टाइल्स, 2 टाइल्स, इस तरह से 25 टाइल्स को बिछाया गया है, ठीक है। तो इसे कह रहा है कि क्या निम्नलिखित में गणितीय अवधारणाओं को संबोधित कर सकता है, कि यानी कि किया जा सकता है कि क्या क्या हो सकता है। आयतन बिल्कुल नहीं होगा, आयतन नहीं होगा, इसमें जो भी होगा लंबाई और चौड़ाई होगी। क्षेत्रफल, गुणनखंड एंड परिमाप, ये आपका आंसर हो जाएगा। बाकी आयतन इसमें भी है, इसमें भी है, ये दोनों छट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या कह रहा है। पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार माप में विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण योग्यता के विषय में सही कथन को पहचानिए। फर्स्ट ऑप्शन है, कह रहा है कि भार के संरक्षण के समझ आयतन के संरक्षण से पहले आती है। यहाँ पर कह रहा है कि भार के संरक्षण की समझ, भार की जो संरक्षण का समझ होता है जो आयतन के संरक्षण से पहले आता है। सही बात है, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। बाकी है आयतन के संरक्षण द्रव्यमान के संरक्षण से पहले आती है, ऐसा तो नहीं है। थर्ड है भार के संरक्षण के समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है, ये भी गलत है। लंबाई के संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है, ये भी गलत है। का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। वॉन हेले के स्तर जिस पर विकास की अवस्थाओं को संकेत करते हैं वह है। फर्स्ट है नंबर एसेस कंसेप्ट, दूसरा है प्लेस वैल्यू, थर्ड है ज्योमेट्री थिंकिंग एंड फोर्थ है फ्रैक्शन। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है बॉर्न हेले स्तर किस विकास के अवस्थाओं को का संकेत करता है, वह है ज्यामितीय चिंतन का, ओके। बॉर्न हेले जो स्तर है विकास, वो ज्यामितीय चिंतन का संकेत करता है, ठीक है। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है, ठीक है। गणित में हल करने के लिए कौन सा कौशल है हल जो पूछ रहा है। फर्स्ट है प्रयत्न त्रुटि विधि, चित्रांकन, कंठस्थ। मैथ में कंठस्थ तो बिल्कुल नहीं होगा, रटना भी नहीं होगा, और आपका ये भी कंठस्थ, ये भी छट गया, आपका ये आंसर हो जाएगा, ओके। विवेचन करना, चरण का प्रयोग करना, प्रतिरूप देखना, ठीक है। मैथ में कंठस्थ या याद करना, दोनों रटना, ये बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। ये जहाँ पर भी रहेगा मैथ के बारे में तो वहाँ पर आप
छाट दीजिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए क्या दिया हुआ है। 2 दशमलव वाली संख्याओं के गुणन जैसे कि 0.3 मल्टीपल 0.2 इक्वल टू 0.06 की संकल्पना को समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम साधन उचित है। फर्स्ट है डायनिस ब्लॉक्स, टेलर गिनतारा, संख्या चार्ट, ग्राफ पेपर, ठीक है। तो डायनिस ब्लॉक ये तो नहीं होगा, टेलर गिनतारा इससे तो नहीं पता चलेगा कि मल्टीपल कैसे होगा, संख्या चार्ट ये भी नहीं होगा। ग्राफ पेपर के द्वारा आप संख्या चार्ट इसे दर्शा सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है, पॉइंट को। नेक्स्ट इसमें क्या कह रहा है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का गणित पाठ्यक्रम। फर्स्ट ऑप्शन है, कह रहा है कि छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए, सही बात है। अगला है, कार्यविधि ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए, ये भी सही है। थर्ड है, गणितीय संकल्पनाओं में कठोरता देने, इसमें ये तो गलत हो जाएगा। छात्रों को प्रोग्रामिंग गणित के लिए तैयार करने वाला होना चाहिए, सॉरी ये भी नहीं होगा। फर्स्ट एंड सेकेंड में कंफ्यूजन है, यहाँ पर दोनों में से परफेक्ट कौन सा आंसर होगा। सेकेंड वाला देख लेते हैं, कार्य विधिक ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए, फोकस ऑन प्रोसीड्यूरल नॉलेज, ऐसा तो नहीं होगा। राष्ट्रीय पाठचर्या के रूपरेखा 2005 के अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक जो छात्रों प्रतिदिन अनुभवों को संबंधित होना चाहिए, ये परफेक्ट आंसर होगा। हमें ऐसे क्वेश्चन में परफेक्ट चूज करना है, ना कि संभावना वाला या ये हो सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। यानी आपका फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 53 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। गणितीय अध्यापन की प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता नहीं है, इसमें नहीं है जो पूछ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है, कह रहा है कि एक ही संकल्पना के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगमों का प्रयोग करें, ये तो सही है कि एक किसी चीज़ को फर्स्ट एंड सेकेंड रूल की तरह से समझाना चाहिए। सेकेंड है, नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। गणित पढ़ाने के समय कठोर शब्द या किसी भी तरह का कठोर पालन नहीं करना चाहिए, ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें विशेषता नहीं कह रहा है, वही पूछ रहा था। सेकेंड था छात्रों की, अगला भी देख लेते हैं, छात्रों की त्रुटियों को प्रतिरूपों पर केंद्रित करना चाहिए, तो सही बात है। प्रतिदिन अनुभवों के लिए के साथ संबंध स्थापित करना चाहिए, ये भी सही बात है, यानी आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड, जो नहीं है विशेषता वो पूछ रहा था, ठीक है। नेक्स्ट 54 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के गणित अधिगम मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावशाली योजना नहीं है, इसमें मैथ के बारे में कह रहा है, कौन सी नहीं है योजना वो पूछ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है कि ऐसे कार्यों को अभिकल्पना की जाए कि यंत्रवत रटने और संकल्पना समझने में अंतर किया जा सके, सही बात है। ये मैथ के में रटने और संकल्पना समझ में अंतर किया जा सके ऐसा बताया जा रहा है। फर्स्ट सही है, सेकेंड देखते हैं। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है कि विद्यार्थियों की त्रुटियों को जानकर उनके तर्क पर विश्लेषण करना चाहिए, ये सही बात है। थर्ड ऑप्शन है, कह रहा है कि ऐसे कार्यों को अभिकल्पना की जाए जिनमें एक से अधिक स्तर के उत्तर प्राप्त हो सकें, ये भी सही बात है। लास्ट है, मुख्यतः समूह संचालित कार्यों का प्रयोग किया जाना चाहिए, तो बिल्कुल गलत बात है, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसे देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है, फ्रैक्शन में दिया हुआ है 18.3/4 में कितने चतुर्थांश हैं, यानी कि इसका चौथा भाग पूछ रहा है।
तो इसे फ्रैक्शन में को तोड़ देते हैं। 18 चौक 72 और 3 75/4 इसका चौथा भाग हिस्सा, तो 1/4 से डिवाइड कर देंगे, यानी ये हो जाएगा 74/4 मल्टीपल 4/1, ये 4 कर जाएगा, यानी कि 75 इसका चतुर्थांश है। ऐसे भी डायरेक्ट भी कर सकते थे। 75 जो है 1/4 है ही, तो किसका है? 75 का है। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या कह रहा है, एक स्कूल में आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं, 1/4 छात्र वॉलीबॉल और 1/8 टेनिस खेलते हैं और 1/16 छात्र शतरंज खेलते हैं, बाकी तैराकी के लिए जाते हैं। आगे कह रहा है, यदि वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या 160 है तो कितने छात्र शतरंज खेलते हैं? तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है कौन सा है संख्या? वॉलीबॉल। तो वॉलीबॉल को देखेंगे कितना है, 1/4 स्टूडेंट जो हैं वॉलीबॉल खेलते हैं, यानी कि 1/4 का वैल्यू दिया हुआ है 160। तो टोटल कितना होगा, यानी कि 1 का वैल्यू 1 रेशियो का 16 चौक 64, यानी कि 600, टोटल 640 छात्र हैं। राइट। हमें पूछा गया कितने भाग शतरंज खेलते हैं छात्र, यानी कि 640 का कितना भाग जो है शतरंज खेल रहा है, कितना खेल रहा है? 1/16 भाग जो है शतरंज खेल रहा है, यानी कि 640 का 1/16 भाग कितना हो जाएगा? 16 चौक 64, यानी कि 40 स्टूडेंट हैं जो शतरंज खेल रहे हैं। आपका आंसर हो जाएगा ये। जितना भी दिया हुआ है टोटल का भाग दिया हुआ है, जैसे कि वॉलीबॉल 1/4 टोटल का 1/4 भाग है, टेनिस 1/6 8। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है। कह रहा है, दीपा एक डाकघर में पत्र और पार्सल डाक से भेजने के लिए जाती है। ठीक है, डाक की दरें इस प्रकार चित्रण की गई है, यानी कि दीपा जो है डाकघर जाती है पत्र और पार्सल डाक से भेजने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है पत्र का भार अगर 20 ग्राम या उससे कम रहा तो 5 रुपया लगेगा, और प्रत्येक अतिरिक्त 20 ग्राम यानी कि 20 ग्राम से अगर अधिक है तो वो 2 रुपया लगेगा। ठीक है, आगे है पार्सल का रेट है जो 50 ग्राम या उससे कम है तो 5 रुपया लगेगा, अगर उससे अतिरिक्त है 50 ग्राम से तो 3 रुपया लगेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दीपा 2 पार्सल 250 ग्राम और 300 ग्राम भार के और पत्र का क्रमशः 20 ग्राम और 35 ग्राम भार भेजनी चाहती है, उसे कितना डाक शुल्क देना होगा? ठीक है, एक पार्सल है 250 ग्राम, दूसरा है 300 ग्राम। ठीक है, 250 ग्राम वाले में पहले क्या बोला? पार्सल है। ठीक है, तो 50 ग्राम अगर है तो उसे 5 रुपया देना होगा। 50 ग्राम घटा देते हैं तो इसका हमें रेट देना होगा 5 रुपये। बच गया कितना? 200। 200 में कितने 50 है? क्योंकि अगर 50 से अतिरिक्त है तो उसे 3 रुपया देना होगा। ठीक है, तो 50 ग्राम से अतिरिक्त है तो कितना अतिरिक्त है? 200। तो 200 कितना है? 50। 4 50 है, 50 को 200 को 50 से डिवाइड करेंगे, 4 बार में होगा। ठीक है, तो 4 पर 50 है, 3 से मल्टीपल करेंगे क्योंकि 3 रुपया अधिक रहेगा तो 12 रुपया हो जाएगा। 4 3 12, यानी कि टोटल हमें 250 ग्राम का कितना देना पड़ेगा? 12 5 17 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट है 300 ग्राम। ठीक है, 300 ग्राम में 50 ग्राम घटा देंगे तो हो जाएगा 250 ग्राम, और 50 ग्राम का हमें एक्स्ट्रा लग रहा है 5 रुपया लग रहा है, ये 5 रुपया हो जाएगा। और ये कितने 250 में कितने 50 हैं? 5 हैं, तो 5 को 3 रुपये से मल्टीपल करेंगे तो ये 15 हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ दीजिए, 15 और 5 20 रुपये, यानी कि 300 ग्राम का पार्सल का रेट हो जाएगा 20 रुपये। ठीक है, फिर अगला है पत्र का क्रमशः 20 ग्राम है, एक 35 ग्राम है। ओके, तो 20 ग्राम का पत्र का रेट कितना दिया हुआ है? 5 रुपया, यानी कि ये 5 रुपया हो गया। अगला है 35 ग्राम, तो 20 ग्राम का तो 5 रुपया लग गया, और बचा कितना? 20 से ज़्यादा
कितना हुआ 15, यानी कि 15 का 2 रुपया, फिर एक्स्ट्रा 20 ग्राम से ज़्यादा जितना है तो 2 रुपया लगेगा, यानी +2, यानी कि ये हो जाएगा 7 और ये 5, 7 5 12, ठीक है। यानी कि टोटल ये पत्र का रेट हो गया 12 रुपये और ये टोटल 17 रुपया हो गया और ये 20 रुपीज़। सबको जोड़ देते हैं, टोटल कितना देना पड़ा इसे, डाक शुल्क 7 2 9 और 2 2 4, यानी 49 रुपीज़ जो है दीपा जो है डाकघर भेजने समय इतना रुपया दी, ठीक है, शुल्क। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, 49 रुपीज़। ओके, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या कह रहा है, अंक को 2 3 4 6 7 8 को निम्नलिखित रिक्त स्थानों में व्यवस्थित किया गया है, योग करने पर अधिकतम संभव संख्या होगी। यहाँ पर कह रहा है अधिकतम संभव संख्या कौन सी होगी योग करने पे, और इसे व्यवस्थित किस तरह से करें ताकि अधिकतम संख्या आए। तो जो भी होगा बाएं साइड जो होगा नंबर सबसे हाई को रखेंगे तभी तो संख्या ज़्यादा होगी। जैसे कि ये 80 और इसे मान लेते हैं हम इस तरह से लिखेंगे तो छोटा कौन हो गया, ये वाला हो गया। बड़ा रखने के लिए सबसे बड़ी संख्या को बाएं साइड में रखते हैं, ठीक है। उसी तरह से करेंगे, जो सबसे हाई नंबर होगा, हाई नंबर 8 है, 8 रखते हैं। नीचे भी हाई नंबर रखेंगे 7, ठीक है। फिर उसके बाद 6 रखते हैं, फिर 4, फिर 3 2। अब योग जोड़ देते हैं इसे, 5 हो जाएगा, 6 4 10, 8 7 15, 1 16, यानी कि 1605, ठीक। नेक्स्ट कह रहा है नई दिल्ली चेन्नई राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी निम्नलिखित रेलवे समय सारणी को पढ़िए और प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन में देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट कह रहा है भोपाल से विजयवाड़ा की यात्रा का समय 13 घंटा 10 मिनट है। तो भोपाल प्रस्थान कितने बजे किया, 5 सेकेंड में, ठीक है। और विजयवाड़ा पहुंचा कितना बजे, 14:15। और हमें कह रहा है 13 घंटा लग रहा है। यहाँ तो डायरेक्ट दिख रहा है कि 14 घंटा लग रहा है। 5 सेकेंड में ये शुरू किया, ये 14 बजे पहुंचा तो 14 घंटा लग रहा है, राइट। यहाँ पर आपका फर्स्ट छट गया। सेकेंड है नागपुर से चेन्नई की यात्रा का समय 15 घंटे 10 मिनट लगे, ठीक है। तो नागपुर कितना बजे प्रस्थान किया, 5:35 में, और पहुंचा कितना बजे चेन्नई, 20:45। दोनों को घटा देंगे, ये 10 मिनट हो गया और ये 15, बताया कितना, 15 घंटे 10 मिनट, राइट, सही है। ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है, 50 में पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 50 में से घटा दी जाती है, प्राप्त हुई दोनों संख्या का जोड़। क्या कह रहा है यहाँ पर, 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है, ठीक है, कोई संख्या है उसे जोड़ी जाती है, फिर वही संख्या में 50 में से घटा दी जाती है, यानी कि वही संख्या 50 में वही संख्या घटा दी जाती है और प्राप्त हुई दोनों संख्या का योग, यानी कि दोनों को जोड़ देने के लिए कह रहा है। तो ये दोनों तो कट गया, प्लस माइनस ये हो जाएगा 100, का आंसर हो जाएगा 100। ओके, तो ये लास्ट क्वेश्चन था, फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज इतना ही, थैंक यू।